Hello friends, I hope you all are doing good and also your families are doing well. So now moving forward to question number 23, which is from chapter number 14 of the Companies Act 2013, which deals with inspection, inquiry and investigation. So this is our question number 23. Provide various grounds on which the investigation is assigned to Serious Fraud Investigation Office. तो हमें वो ग्राउंड्स बताने हैं जब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हम SFIO को ट्रांसफ़र कर देंगे. As per section 212 of the Companies Act 2013, the central government may assign the investigation into affairs of a company to SFIO on the basis of opinion formed from the following. After inspection of books of accounts or enquiry from the registrar shall submit a written report to the CG. The report may recommend the need for further investigation along with reasons in support. The CG on receipt of such report can order an investigation under SFIO. यानी कि पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि एक रजिस्ट्रार जो है उसने अगर एक रिटर्न रिपोर्ट सबमिट की है इंस्पेक्शन करने के बाद या इंक्वायरी करने के बाद, सीजी को रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में कहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और उसके रीजंस भी स्पेसिफाई किए गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? SFIO को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेगी. नेक्स्ट है द बी पॉइंट. द कंपनी में पास SR एंड कैन रिक्वेस्ट CG टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी भी खुद डायरेक्टली कह सकती है कि हमारे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, आप SFIO को अपॉइंट करिए. SR पास करने की ज़रूरत है. पॉइंट सी है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर SFIO इन पब्लिक इंटरेस्ट. यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जनहित में ही, पब्लिक इंटरेस्ट में ही अगर ज़रूरी है तो वो SFIO को कह सकती है. और लास्ट पॉइंट है द डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर द SFIO. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिस और बाकी सारे जो भी आते हैं वैट और पर्टिकुलर जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो इन ऑल हमारे पास 4 पर्सन हुए, हम कह सकते हैं. सबसे पहला है रजिस्ट्रार, दूसरा आता है कि कंपनी खुद कह सकती है, तीसरा आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वही अपॉइंट करेगा अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो, और चौथा पॉइंट आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वो ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन SFIO करें. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. डिस्कस द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज. तो हमें रिलेटेड कंपनीज के खास तौर पे बताना है कि जब इंस्पेक्टर रिलेटेड कंपनीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तब उसके पास स्पेसिफिकली क्या क्या पावर्स होंगे. तो ये बताता है सेक्शन नंबर 219 states that if an inspector is appointed under section 210, 212, 213. यानी कि पहले तो ये समझिए ये कौन कौन से सेक्शंस हैं. ये वो सेक्शन है जहाँ पे 210 है जहाँ पर CG अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर. 212 है जहाँ पर SFIO की अपॉइंटमेंट आती है, और 213 है जहाँ पर ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर. टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द company, consider it necessary for the purpose of investigation to investigate, he can do so the investigation of the affairs of related company or body corporate with prior approval of central government. इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायर अप्रूवल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तभी वो रिलेटेड पार्टी जो है, रिलेटेड कंपनीज हैं जैसे कि कंपनीज और उनकी बॉडी कॉर्पोरेट, उनके भी अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. जैसे कि एक पर्टिकुलर हम कंपनी का कर रहे हैं, लेट्स से हम ए का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो बी है उसके रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हम क्या ए के इन्वेस्टिगेशन में हम उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट और सारी चीज़ें चेक करेंगे, लेकिन क्या अब हम बी की कंपनी भी कर सकते हैं, बी कंपनी की भी कर सकते हैं? हाँ, तो कर सकते हैं अगर हमने प्रायर अप्रूवल लिया हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब भी कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते. ये प्री कंडीशन है. तो सबसे पहले पॉइंट आते हैं कौन सी रिलेटेड कंपनी, तो है ये होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी विच इज़ और हैज़ बिन एट रेलिवेंट टाइम. रेलिवेंट टाइम मतलब जिस पीरियड का हम जो इंस्पेक्शन चल रहा है, जैसे पर्टिकुलर पीरियड होता है, जैसे पहले के 3-4 साल या ऐसे करके, उस रेलिवेंट पीरियड में अगर वो
रह चुकी है, होल्डिंग या सब्सिडरी विन द कंपनी सब्सिडरी कंपनी, लेट्स से एक ही सब्सिडरी रह चुकी है, या फिर एक ही होल्डिंग रह चुकी है, या फिर सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग, यानी कि उनकी क्या कह सकते हैं हम कि ये एक सिस्टर कंसर्न है, सिस्टर कंपनी, सिस्टर कंसर्न है, तो फिर उसका भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा आता है रिलेटेड पार्टी। ये पॉइंटर्स बनाए हुए हैं ताकि हम रिमेंबर कर सकें आंसर अच्छे से। विच इज़ और हैज़ बीन एट रेलिवेंट टाइम बीन मैनेज्ड बाय अ पर्सन और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजर हु इज़ और वॉज एट द रेलिवेंट टाइम द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो एक ऐसा पर्सन जो कि मैनेज इस पॉइंट में आ गया कि जैसे कि कॉमन एमडी या फिर मैनेजर रह चुका है उन कंपनीज़ का, एक कंपनी में भी वही एमडी मैनेजर रह चुका है और वो दूसरी कंपनी में भी एमडी या मैनेजर के तौर पर काम कर चुका है, वैसी वाली कंपनी को भी हम इन्वेस्टिगेशन में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीम्ड कंट्रोल का, जो कि है हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजेस नॉमिनीज ऑफ द कंपनी और इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर। ठीक है, तो ऐसी कोई कंपनी जहाँ का जो बीओडी है उनके जो नॉमिनीज़ हैं वो हमारी कंपनी के हैं, हमने ही अपॉइंट कर रखे हैं, या फिर ऐसी कंपनी जहाँ के या तो वो कंपनी इस कंपनी के डायरेक्शन के तौर पे चलती है या फिर इस कंपनी के डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर दूसरी कंपनी चलती है, तो हम उस कंपनी को भी इन्वेस्टिगेशन में के घेरे में ले सकते हैं। इन employment of company in case any person is or has at any relevant time been the company's MD or manager or employee। तो हम बॉडी कॉर्पोरेट का था, तो इसी के साथ हम जो भी एमडी या मैनेजर या एम्प्लॉय रह चुके हैं उसका भी हम इन्वेस्टिगेशन में उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर विच ही इज़ अपॉइंटेड। और इन सब का जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो उसको जो जिस पर एक्चुअल कंपनी जिसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके अंदर वो काम आएगा, जो रेलिवेंट बातें हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 25। A group of creditors of XYZ Limited makes a complaint to the Registrar of Companies, Gujarat, alleging that the management of the company is indulging in destruction and falsification of accounting records of the company. The complainants request Registrar to take immediate steps to seize the records of the company so that the management may not be allowed to tamper with the records. The complaint was received at 11 a.m. on 6th June 2018 and the registrar attempted to enter the premise of the company but has been denied by the company due to not having an order from the special court. Is the contention of the company being valid in terms of Companies Act 2013? तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स थे XYZ लिमिटेड कंपनी के, और उन्होंने आरओसी को, गुजरात के आरओसी को कंप्लेंट फाइल कर दी कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो कुछ गलत काम कर रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ छेड़खानी कर रही है, उनका डिस्ट्रक्शन कर रही है, गलत चीज़ें फॉल्सिफिकेशन कर रही है। और उन्होंने कंप्लेनेंट्स ने रिक्वेस्ट की रजिस्ट्रार को कि आप इमीडिएट स्टेप्स लें और सीज कर लें, जब्त कर लें उसके रिकॉर्ड्स को। और कंपनी ने भी जो रजिस्ट्रार है उसने भी वही किया। उसने जैसे उसको कंप्लेंट मिली 11 AM 6 जून को कंप्लेंट मिली और उसने कोशिश कर ली रजिस्ट्रार ने, लेकिन अब कंपनी क्या कह रही है, फलाना कंपनी ने उसे एंट्री लेने से मना कर दिया, रजिस्ट्रार को मना कर दिया कि पहले आप ऑर्डर दिखाइए स्पेशल कोर्ट का। तो हमें बताना है कि क्या कंपनी का जो ये कंटेंशन है वो वैलिड है क्या। तो हाँ वो वैलिड है, लेकिन अब हम पहले आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है। हमेशा की तरह पहले प्रोविजंस बताएंगे, उसके बाद में केस डिस्कस करते हुए फिर हम कंक्लूजन देंगे। Section 209 of the Companies Act 2013 states that if registrar has reasonable ground to believe, RGB ये बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रार के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि बिना कोई बात के चला गया। ये यहाँ पे क्या हो रहा था इस आंसर में, सिर्फ एक एलिगेशन था, यहाँ का मेन वर्ड यही है कि सिर्फ एलिगेशन था वहाँ पे, तो उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस होना चाहिए, तो सबूत होना चाहिए जिसके हिसाब से रजिस्ट्रार के पास एक रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव हो पाए। क्या क्या कि दैट द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अ कंपनी और रिलेटिंग टू द KMP और एनी डायरेक्टर और ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये 5 बंदों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर रजिस्ट्रार को रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होना चाहिए, डाउट होना चाहिए, आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड और सीक्रेटेड
he may, after obtaining an order from a special court for seizure of books of papers, तो कर सकता है to enter with such assistance as may be required and search the place where such books of accounts are kept and seize such books and papers as he considers necessary after allowing the company to take copies and extracts therefrom. According to the above provisions, the registrar may enter, search and seize the books only after obtaining order from a special court. In the given scenario, the registrar has failed to obtain permission from the special court, and so he is not authorized to enter the premises of the company and cannot seize the books of account of XYZ Limited. Hence, the contention of XYZ Limited is valid in law. तो क्या कहा है कि अगर रजिस्ट्रार के पास सबसे पहले रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होने चाहिए कि जो भी बुक्स एंड पेपर्स हैं किस किस के, 5 लोगों के, कंपनी के, उसके केएमपी के, या किसी भी डायरेक्टर के या ऑडिटर के, या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अगर उसने कंपनी सेक्रेटरी उसके कंपनी में अपॉइंट नहीं है तो उसका कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होगा जिसकी सर्विसेज वो अवेल कर रहेंगे, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अगर कोई भी डर है, उसको किस बात का डर है कि वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या फिर उनको म्यूटिलेटेड किया जा सकता है या फिर उनको चेंज किया जा सकता है, उनमें कुछ गलत लिखा हुआ है या फिर उनको सीक्रेटेड किया जा सकता है, तो उसको पहले इन सब का एक तो उनके पास रजिस्ट्रार के पास RGB यानी कि रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होना चाहिए, और फिर उसने सबसे पहले ऑर्डर लेना है स्पेशल कोर्ट से ताकि वो सर्च एंड सीजर कर सके बुक्स एंड पेपर्स का, और उसके बाद क्या कर सकता है, वो एंटर हो सकता है, सर्च कर सकता है उस प्लेस को, और वो सीज भी कर सकता है ऐसे बुक्स को आफ्टर अलाउइंग। पहले उनको चांस देना चाहिए कि हाँ कंपनी जो है वो उनकी कॉपी ले सके, जेरोक्स ले सके या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट्स उसमें कुछ पार्ट्स का ले सके, उसके बाद ही वो कर सकता है। लेकिन प्राइम रिक्वेस्ट क्या है, एक तो रीज़न टू बिलीव होना चाहिए और दूसरा कि उनके पास स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। तो इसीलिए जो कंपनी ने कहा है कि वो बिना स्पेशल ऑर्डर के नहीं आ सकते वो सही है, रजिस्ट्रार ने जो स्टेप लिया वो गलत है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 26 which is also the last question from this chapter number 14. Mr. Atul is an employee of ABC Limited and investigation is going on him under the provisions of the Companies Act. The company wants to terminate the employee on the ground of investigation is going against him. They have filed the application to the tribunal for approval of termination. Company has not received any reply from the tribunal within 30 days of filing of an application. The company considered it as deemed approval and terminated Mr. Atul. Is contention of company being valid in law? What is remedy available to Mr. Atul? Last question is, what is remedy available to Mr. Atul if reply from tribunal has been received within 30 days of the application? तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मिस्टर अतुल है जो कि एम्प्लॉई है ABC लिमिटेड कंपनी का, और उसी के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और कंपनी क्या चाहती है कि इसका एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दे फ्रॉम हिज सर्विसेज क्योंकि उसके अगेंस्ट में ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कंपनी ने एक एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को फाइल किया है कि ताकि अप्रूवल मिल सके उसके टर्मिनेशन का। अब ये बताइए कि एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को क्यों देना पड़ता है? ऐसे तो कंपनी कभी भी किसी को टर्मिनेट कर सकती है 30 डेज़ का जो भी मतलब नोटिस हो, प्रोसीजर वो फॉलो करके, लेकिन बीच में ट्राइब्यूनल क्यों आ रहा है? तो इस केस में ये है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के साथ गलत कुछ नहीं हो जाए, कि हाँ उसको ऐसा डर नहीं रहे, उसको धमकी ना दी जाए कि अगर तुमने कंपनी के बारे में कुछ भी गलत मतलब जो गलत हो रहा है कंपनी में उसका खुलासा किया तो हम तुम्हारी नौकरी से निकाल देंगे और सब ऐसे, ये सब ना हो। तो उसके एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोविज़न ऐड हुआ है, इसके लिए हम एप्लीकेशन देना पड़ता है ट्राइब्यूनल को कंपनी ने। और इसमें केस में क्या हुआ है कि कंपनी ने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया है, लेकिन 30 दिन हो चुके हैं एप्लीकेशन फाइल करके, लेकिन ट्राइब्यूनल ने कुछ अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, और इसके चलते ही कंपनी ने उसको डीम्ड अप्रूवल कंसिडर करते हुए मिस्टर अतुल को टर्मिनेट कर दिया। तो हमें बताना है कि क्या कंपनी ने जो किया वो सही किया है, अब अतुल के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, और अगर ट्राइब्यूनल 30 दिन के अंदर रिप्लाई दे देती तो फिर उस अतुल के पास क्या रेमेडी अवेलेबल होती, ये हमें तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। So the provisions of section 218 states that the company shall require to take approval of tribunal before taking action against employee if there is any pendency of any proceeding against any person concerned in conduct
and management of the affairs of the company. The company shall require approval in the following circumstances. डिस्चार्ज करना है या सस्पेंशन देना है एम्प्लॉय को, या उसको पनिशमेंट देनी है बाय डिसमिसल, रिमूवल या फिर रिडक्शन इन रैंक और अदरवाइज, या फिर चेंज करना है उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि डिसएडवांटेज होंगे टू द एम्प्लॉय। उसके चेंज ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उससे उसको फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं, उसको उससे नुकसान होगा, ऐसे कोई चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर उनको इन तीनों में से कोई भी काम करना होता है तो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन करना होगा, नोटिफाई करना होगा इट्स ऑब्जेक्शन टू द एक्शन प्रपोज इन राइटिंग। और इसके लिए क्या करेगा, तो ट्राइब्यूनल भी होगा, ट्राइब्यूनल यानी कि हमारा एनसीएलटी भी जो होगा वो अपने, अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं एम्प्लॉय को नहीं निकालना है, तो वो रीजंस इन राइटिंग में देगा। In case the company, other body corporate or person concerned does not receive approval of tribunal within 30 days, it may proceed to take action proposed against employee। ठीक है, अगर कंपनी को या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर 30 डेज़ के अंदर ट्राइब्यूनल का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है, अप्रूवल या कुछ नहीं मिलता है, तो फिर वो एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द एम्प्लॉई और कंसीडर किया जाएगा कि वो डीम्ड अप्रूवल है। क्योंकि अगर उसको कोई ट्राइब्यूनल को ऑब्जेक्शन होता तो फिर वो रिप्लाई ज़रूर करता, लेकिन अगर क्योंकि नहीं किया है तो हम उसे डीम्ड अप्रूवल मानेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आंसर का, अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल। इफ़ द कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन कंसर्न्ड is dissatisfied with the objection raised by the tribunal, it may within a period of 30 days of the receipt of the notice of the objection refer an appeal to the appellate tribunal। appellate tribunal यानी कि NCLAT in manner and on payment of fees of 1000। तो कितना फ़ीस का पेमेंट होगा, 1000 रुपीज़ का फ़ीस देना होगा एज़ पर द शेड्यूल ऑफ फीस। और फिर हम अपील कर सकते हैं टू अपीलेट ट्राइब्यूनल। लेकिन कब कर सकते हैं, जब वो डिससेटिस्फाइड हो विद द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ट्राइब्यूनल। अगर मतलब उसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अपीलेट जो ट्राइब्यूनल है उसने ऑब्जेक्शन रेज किया होना चाहिए विद इन द 30 डेज़, और उसके बाद ही हम अपीलेट ट्राइब्यूनल में उसके अगेंस्ट ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल ऑन द सच अपील शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, फाइनल होगा, उसके आने की अब उसके अगेंस्ट हम अपील नहीं कर सकते हैं। ऑन द ट्राइब्यूनल एंड ऑन द कंपनी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट और जो भी पर्सन कंसर्न है, सबके ऊपर फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि हाँ, येस, द टर्मिनेशन ऑफ अतुल made by the company is totally valid in law and the company can do so considering the deemed approval by the tribunal। In this scenario, Atul has not any remedy available। तो अगर क्योंकि ट्राइब्यूनल ने कुछ रिप्लाई ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया, यानी कि अब मिस्टर अतुल के पास कोई रेमेडी अवेलेबल ही नहीं है, उसको मानना ही होगा। As per the provision of the law, appeal to appellate tribunal can be made only if the person is dissatisfied with the objection raised by the tribunal। Hence, in this case, the tribunal has not replied to Mr. Atul and hence he cannot refer an appeal to the appellate tribunal। उसको रिप्लाई ही नहीं किया है तो फिर वो क्या बोल के आगे जाएगा, नहीं जा सकता, यानी कि ट्राइब्यूनल को एक्सेप्ट है, ऐसा ही हम मानेंगे। In this case, Mr. Atul can refer and appeal to appellate tribunal within 30 days of receiving letter of objection raised by the tribunal and payment of fees of rupees 1000 as per the schedule of fees। तो वही है कि अगर 30 डेज़ में अगर उनका रिप्लाई आ जाता है ट्राइब्यूनल का, तो फिर वो ज़रूर अपीलेट ट्राइब्यूनल में ऑब्जेक्शन जो है उसके लिए अपील कर सकती है बाय पेमेंट ऑफ फीस। 1000 रुपये फ़ीस भरने होंगे अतुल को एज़ पर द शेड्यूल ऑफ फीस। तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 14 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।